सर बहुत स्वागत है आपका। वेरी गुड मॉर्निंग सर। हाँ, गुड मॉर्निंग संदीप। तो सर दो चीज़ें अच्छी हुई हैं और एक चीज़ नेगेटिव है। मैं स्टॉक बेसेंट साहब ने जो टैरिफ को लेकर बोला है मैं उसके बारे में बाद में आपसे बातचीत कर रहा हूँ, लेकिन रिस्पाइट ये है कि यूएस ने कह दिया है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज से जितने भी टैंकर्स निकलते हैं उसके लिए हम इंश्योरेंस देने के लिए भी तैयार हैं और उनको नेवल प्रोटेक्शन देने के लिए भी तैयार हैं। इसी से हमने देखा है कि क्रूड में थोड़ा सा रिस्पाइट बना। कल यूएस अच्छा बंद हो गया, यूरोप भी पॉजिटिव था और आज एशियन मार्केट्स भी पॉजिटिव साइड पर खुल गए। तो सर ये जो आवाजाही अगर दोबारा शुरू हो जाएगी स्टेट ऑफ हॉर्मुज से, क्या एक्चुअली पॉसिबल है इस पूरे वॉर जोन में जिस तरह का सिनेरियो है? और दूसरा, फिर अगर रिस्पाइट दिखता है, आज हम ऊपर खुलते हैं, उसकी गुंजाइश कितनी है और कितना टिकाऊ हो सकता है ये? नहीं देखिए, संदीप, मुझे लगता है कि ये बातें सुनने के लिए तो अच्छी है, लेकिन हम्म। एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन किस प्रकार से होता है वो देखना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, एग्जैक्टली। अभी भी मुझे तो लगता है कि कल एक रिलीफ रैली आपको यूएस के मार्केट्स में देखने को मिली और उसका असर शायद आपको आज निफ्टी में सुबह सुबह देखने को मिलेगा। हम्म। लेकिन देखिए, जियो पॉलिटिकल सिचुएशन जिस तरह से चल रही है, मेरा तो मानना है कि ये लड़ाई जो है ये थोड़े लंबे समय तक चलेगी। आई थिंक एटलीस्ट मंथ ऑफ मार्च में हो सकता है कि ये वॉलेटिलिटी कंटिन्यू हो। मार्च के अंदर मान के चलिए कि बाय एंड ऑफ द मंथ, एंड ऑफ मार्च, अगर ये वॉर खत्म होती है तो हमारे लिए कोई दिक्कत बड़ी बात नहीं होगी। तब तक थोड़ी वॉलेटिलिटी मार्केट्स को सहनी पड़ेगी। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनीज है, जो क्रूड ऑयल रिलेटेड रॉ मटेरियल वाली कंपनियां हैं, इनके लिए दिक्कतें बढ़ेंगी। क्योंकि देखिए, हर एक कंपनी से जिन से हमने बात की है, हम्म। उन्होंने कहा है कि ज्यादा से ज्यादा 3 या 4 हफ्ते का स्टॉक इनके पास है। उसके बाद अगर ये सिचुएशन कंटिन्यू होता है तो हो सकता है कि आपको दिक्कतें फेस करने को मिले, और ये शायद आपको चौथे क्वार्टर के रिजल्ट्स में भी देखने को नहीं मिलेगा। क्योंकि 28 फरवरी को ये वॉर शुरू हो गया था। एक महीने का इम्पैक्ट शायद आपको इतना ज्यादा नंबर्स पे देखने को ना मिले Q4 हम्म। में। लेकिन आगे हो सकता है प्रॉब्लम। तो मेरे ख्याल से देखिए, आपको थोड़ा सा कॉशियस रहना पड़ेगा। मेरे ख्याल से मार्केट्स अगर तेजी से ऊपर उलते भी है तो सस्टेनेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। एक बात अच्छी है कि कल म्यूचुअल फंड ने करीबन 12,000 करोड़ की खरीदी की है, उसके हम्म। सामने एफआईआई ने 8,000 करोड़ की बिकवाली की है। हम्म। तो मेरे ख्याल से आई थिंक दोपहर का सेशन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। उसके बाद ही मार्केट्स को एक डायरेक्शनल काइंड ऑफ मूव मिलना चाहिए। ऊपर खुल सकता है, लेकिन ऊपर खुलने के बाद अगर तेज़ी से ऊपर खुलता है, रिस्पाइट आती है, तो टिकता है नहीं टिकता है वो देखना बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि जंग बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी ऐसा अविनाश सर कह रहे हैं कि हमें एक्सपेक्टेड नहीं नज़र आ रहा है। अब आइए सर, स्टॉक बेसेंट साहब की जो पूरी बातचीत थी कल की, उन्होंने सर एक इंश्योरेंस तो दे दिया कि टैंकर्स को हम सुरक्षा भी देंगे और उनको इंश्योरेंस भी देंगे, लेकिन उसके साथ साथ टैरिफ को लेकर जो सर जो उनके बयान आए हैं ना, वो हो सकता है कि आज की जो पार्टी या फिर जो रिस्पाइट है, जो रिलीफ रैली है, उसको दिक्कत में ला दे। उन्होंने बोला है कि 15% ग्लोबल टैरिफ इस हफ्ते से ही शुरू हो जाएगा और 5 महीने में सर वही वाला रेट वापस आ जाएगा जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था उससे पहले। तो 150 दिन का एक इनके पास विंडो था, जो एक सेक्शन 232 आई थिंक इन्होंने लगाया था, जिसके तहत इन्होंने 15% टैरिफ इंपोज किए हैं, जो कि मैक्सिमम टैरिफ होते हैं 150 दिन के लिए। और वो 5 महीने के बाद कह रहे हैं कि वापस से वही टैरिफ जो है वो लागू होते हुए नजर आ जाएंगे। तो उस हिसाब से देखा जाए सर, ये जो बयान आए हैं इनकी ओर से, ये क्या दर्शा रहे हैं? नहीं, मेरे ख्याल से देखिए, अभी तो टोटल कंफ्यूजन है। क्योंकि पहले जिस प्रकार का टैरिफ अनाउंस किया था, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अनाउंस कर दिया, अभी वापस 15% इन्होंने ड्यूटी लगाई है। तो मेरे ख्याल से देखिए, दिक्कत एक्सपोर्टर को होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं प्राइसिंग को लेके थोड़ी सी अनसर्टेनिटी मार्केट में बढ़ेगी। और मेरे ख्याल से ये कहना कि 150 दिन के बाद वापस पुराने टैरिफ रेट्स आएंगे, देखिए, कोई भी बिजनेसमैन जो काम करता है और जो एक्सपोर्ट करता है वो ऐसे वोलेटाइल काइंड ऑफ टैरिफ चेंजेस के साथ काम नहीं कर पाएगा। तो मेरे ख्याल से थोड़ी सी अड़चन जरूर रहेगी। मेरे ख्याल से हमको देखना पड़ेगा कि इंडिया से एक्सपोर्ट्स कैसे जाते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ से जो केमिकल एक्सपोर्ट्स है, फार्मा एक्सपोर्ट्स है, उसके बाद ऑटो कंपोनेंट एक्सपोर्ट्स है, टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स है, ये सारे सेक्टर्स में कहीं ना कहीं मैनेजमेंट को थोड़ी और क्लैरिटी चाहिए होगी। फिलहाल के लिए मेरे ख्याल से जो भी एक्सपोर्टर है उनको दे विल हैव टू गो विद द ट्रेंड। बट अगले 1-2 क्वार्टर्स में आई थिंक ये मामला वंस एंड फॉर ऑल सेटल होना चाहिए, अदरवाइज कंफ्यूजन रहेगा और मेरे ख्याल से बिजनेस सफर होगा। तो नेट नेट मेरे ख्याल से थोड़ा सा चिंता का विषय है। बिल्कुल चिंता का विषय है ये कि अनसर्टेनिटी है जो कि बाजार पसंद नहीं करता है। हालांकि सर इनका डेलीगेशन यहाँ पे आया हुआ है 3 से 6 मार्च तक, वो भी बातचीत के लिए आए हुए हैं, तो उसका भी कुछ इम्पैक्ट देखेगा आज? नहीं, थोड़ा तो इम्पैक्ट दिखाई देगा मेरे ख्याल से। देखिए, बातचीत में क्या निकल के आता है, क्या सोल्यूशन आता है,
उसके ऊपर मेरे ख्याल से फोकस रहना चाहिए। तो आई थिंक लेट अस वेट एंड वॉच। बट मुझे लगता है कि देखिए, अभी जो मेन मामला है वो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन का है। हम्म। ईरान और यूएस का मामला अगर थोड़ा ज्यादा हद से बढ़ता है तो मेरे ख्याल से और चिंता बढ़ेगी, क्योंकि इसका इम्पैक्ट तो ऑलरेडी हमने मिडिल ईस्ट पे देखा है। मिडिल ईस्ट में अगर नुकसान होता है तो कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से ग्लोबल इकोनॉमी को भी वो हिट होगा और इंडिया को भी नुकसान होगा। जैसे कि अभी एलएनटी की बात करें तो एलएनटी का ऑलमोस्ट 37-38% एक्सपोजर मिडिल ईस्ट में है। तो हम्म। कहीं ऐसे इंडियन कंपनीज है जो मिडिल ईस्ट से बिजनेस लेते हैं, तो उनके लिए भी आगे दिक्कत बढ़ सकती है। तो मेरे ख्याल से ये सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा, जियो पॉलिटिकल सिचुएशन। ठीक है, ओके। तो स्टॉक बेसेंट जो कि यूएस के ट्रेजरी सेक्रेटरी हैं, उनका बयान वो तो हमारे लिए दिक्कत की बात है ही है। उसके साथ साथ दिक्कत की बात, जैसे आप कह रहे थे सर, एफआईएस की बिकवाली है। एफआईएस ने खरीदारी शुरू की थी फरवरी के महीने में, 22,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की खरीदारी हुई, लेकिन वापस पिछले 3-4 दिन से, जब से ये जंग शुरू हुई है, उससे पहले से ही इनफैक्ट वो बेचना शुरू कर चुके हैं। कल आप देखेंगे तो 8,753 करोड़ रुपए की बिकवाली उन्होंने की है। नेट नेट इस महीने में अब तक का जो 2 सेशन बीते हैं, 2 तारीख और 4 तारीख, यानी कि सोमवार और बुधवार, 12,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की बिकवाली कैश सेगमेंट में उनकी 2 दिन में ही मार्च के महीने में देखने को मिल चुकी है। सर, एफआईएस की ये जो पोजीशनिंग है सर, उसके साथ कैसे डील किया जाए? नहीं, मेरे ख्याल से देखो संदीप, तुमको अगर रुपया का मूव देखा है पिछले 1-2 दिनों से, तो रुपया भी बहुत काफी सिग्निफिकेंटली डेप्रिशिएट हो चुका है। हम्म। वीक रुपया इनके लिए एक नेगेटिव होता है, और कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से रुपया 92 तक छुआ था। मुझे आज का रेट पता नहीं है, लेकिन क्लियरली आई थिंक ये जब तक सेटल नहीं होता और वोलेटाइल ट्रेंड इसमें कंटिन्यू होता है, तब तक एफआईएस के फ्लोज आना जरा डिफिकल्ट लग रहे हैं। शायद अप्रैल जून के क्वार्टर के बाद थोड़ा सा मैटर सुधरे, उसके बाद जियोपॉलिटिकल सिचुएशन भी थोड़ी कंट्रोल में आए, उसके बाद ही मुझे लगता है कि एफआईएस फ्लोज इंडिया में आएंगे। ऐसा नहीं कि नहीं आएंगे, बट शायद थोड़ा सा मे बी आपको रुकना पड़ेगा, मे बी और एक 2-3 महीने के लिए। उसके बाद हो सकता है कि रुपया स्टेबल होने के बाद आपको एफआई फ्लोज कंसिस्टेंटली इंडिया में देखने को मिले। मैं सर रुपए की बात आपको करता हूँ। रुपया रिकॉर्ड लो पर पहुँच गया था, जहाँ तक कल के सेशन की बात है, खुला ही इनफैक्ट रिकॉर्ड लो पर था। एक बार ज़रा ना वायदा बाजार के नंबर्स देख लीजिए एफआईएस के, फिर मैं रुपए की बात करता हूँ आपसे। वायदा बाजार में भी देखें सर तो 3,203 करोड़ रुपए की कल बिकवाली थी। 7,000 करोड़ रुपए के आसपास के इंडेक्स ऑप्शंस बेचे गए हैं। स्टॉक फ्यूचर्स की करीब 1,400 करोड़ रुपए की बिकवाली थी। नेट नेट नंबर देखें तो 11,238 करोड़ रुपए का था बिकवाली की तरफ। ये जो बिकवाली हुई है ना, खासतौर पर इंडेक्स फ्यूचर्स में और इंडेक्स ऑप्शन जो बेचे गए हैं, उसके बाद आप लॉन्ग शॉर्ट रेशो देखिए। लॉन्ग शॉर्ट रेशो सर 14% के भी नीचे आ गई है, 13.69%। ये नंबर है जहां पर आप देखेंगे तो लॉन्ग शॉर्ट रेशो पहुंचती हुई नजर आई है। सर एक समय ऐसा था, ये इनका जो लॉन्ग रेशो था वो 7-7.5% तक भी पहुंच गया था। तो वहां से चलते चलते कहाँ हम सर 29.20%, 23 फरवरी का नंबर आपके सामने है, जहाँ तक हम पहुँच गए थे। तो वहाँ से हम वापस सर 30% के आसपास से 14% के नीचे आ गए। तो ऑलमोस्ट आधी हो गई है सर उनकी लॉन्ग पोजीशन, अगर आप देखेंगे रेशो वाइज देखेंगे, टोटल जो पोजीशन होती है उसके हिसाब से। तो सर अब नया नॉर्मल क्या होगा लॉन्ग रेशो का? एक समय हमने 7.5% तक भी इसको गिरता हुआ देखा था, क्या वापस वहाँ तक पहुँच जाएगा या फिर यहाँ से वापस घूम जाएगी पोजिशनिंग? नहीं, मेरे ख्याल से जैसे मैंने कहा कि देखिए, रुपया को स्टेबल होने दीजिए। अभी भी रुपया वीक है, और एफआईआईज अपनी जो भी इन्वेस्टमेंट्स इंडिया में करते हैं या कोई भी मार्केट में करते हैं, तो वो करेंसी को देखते हैं। करेंसी में अगर बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी होगी तो लॉन्ग शॉर्ट का जो रेशियो आपने बोला, वो वही का वही रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। लॉन्ग बढ़ने के लिए उनको रुपया स्टेबल चाहिए। जो पॉलिटिकल सिचुएशन ऑब्वियसली ग्लोबली हम अपना कंट्रोल नहीं है, लेकिन वो भी एक बार सुधरता है तो उसके बाद ही फ्लोज इंडिया में आएंगे। मेरे ख्याल से देखिए, इंडिया भी ऐसा मार्केट हो चुका है जहां पे फंडामेंटल्स तो इम्प्रूव हो रहे हैं, लेकिन बाहर का जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है वो थोड़ा खराब हो चुका है। तो हम्म। कहीं ना कहीं वो वेट एंड वॉच मोड में है। तो अप्रैल जून के क्वार्टर में होपफुली ये सब सुधरने की पॉसिबिलिटी लग रही है, क्योंकि होपफुली मार्च के महीने में या अप्रैल के महीने में ये ईरान का युद्ध खत्म होता है, उसके बाद थिंग्स विल गेट बैक टू नॉर्मल और करेंसी स्टेबल होगी। तो आप कह रहे हैं कि अप्रैल मई में आप उम्मीद कर रहे हैं कि एफआईएस वापस लौटेंगे? हाँ बिल्कुल, देखिए अंदाजा तो यही है कि कोई भी वॉर लंबा चलेगा नहीं। मुझे हम्म। लगता है कि देखिए, महीने भर की अगर हम सिनारियो एनालिसिस करें कि महीने भर में ये वॉर खत्म होता है, तो हम्म। उसके बाद अप्रैल टू जून का क्वार्टर में मुझे लगता है कि इट विल बी बैक टू बिजनेस एज यूजुअल, क्योंकि मार्केट सेंटिमेंटल चेंज के लिए बहुत तेजी से अपना मूड बदलता है। हम्म। और जैसे ही मार्केट को पता चलेगा कि युद्ध खत्म होने के सिग्नल ही मिल रहे हैं, तभी मार्केट्स में अच्छी तेजी आपको देखने को मिलेगी, रुपया भी स्टेबल हो जाएगा। रुपया सर, ज़्यादातर एक्सपर्ट जिनसे हमारी बातचीत हो रही है ना, वो कह रहे हैं कि 89 तक जाना चाहिए।
रुपए में थोड़ी मजबूती आनी चाहिए, थोड़ी स्थिरता आनी चाहिए, तो जाके एफआईज वापस लौटेंगे। लेकिन कल जैसे मैंने आपको कहा रिकॉर्ड लो बनता हुआ देखा, 92 का लेवल तो पार हुआ, 92.30। सर ये लेवल था जहां तक हमारा रुपया कल लुढ़क गया था, इंटरडे बेसिस पर ही सही, लेकिन 68 पैसे कमज़ोर हुआ है सर एक ही दिन में। 91.47 का लेवल था सोमवार के सेशन में, और कल जो क्लोजिंग हुई है वो 92.15 के लेवल पर है। तो जो रिकॉर्ड लो बना था 92.30 का, वहाँ से 15 पैसे सुधर जरूर गया, लेकिन फिर भी 92 के ऊपर सर अब डिसाइसिवली क्लोजिंग भी हो गई है रुपए की। आप कहाँ तक देखते हैं सर? मैं किन्हीं एक्सपर्ट्स को सुन रहा था और 93 तक की बात हो रही है, आपकी क्या राय है सर? पहले 89 आ जाएगा या फिर 93 तक के लेवल्स भी पहुंच जाएंगे? नहीं, अभी लग तो रहा है कि 92.15 का जो लेवल है, हो सकता है कि 93 तक पहले हो, क्योंकि हम्म, देखिए इस प्रकार का जियोपॉलिटिकल टेंशन हो गया है। देखिए क्रूड अभी करीबन थोड़ा सा सुधरा है, हम्म, लेकिन क्रूड में अगर कोई बढ़त आती है, तो मुझे लगता है कि वापस ये रुपया के ऊपर प्रेशर आना चाहिए। और जिस हम्म, प्रकार से अभी माहौल है, मुझे लगता है कि अभी कहना मुश्किल है कि कितनी इंटेंसिटी वॉर की बची है, हम्म, क्योंकि दोनों साइड से लोग, आई मीन ईरान और यूएस कह रहे हैं कि हमारा पल्ला भारी है। बट हम्म, ये मेरे ख्याल से आने वाले हफ्ते 10 दिन में पता चल जाएगा कि कहाँ कौन सी कंट्री पोजीशन पे है। हम्म, क्योंकि जैसे ही सीज फायर या जैसे ही थोड़ा सा प्रेशर के बारे में हमको खबर मिलेगी, हम्म, तब मेरे ख्याल से युद्ध खत्म होने के सिग्नल मिलेंगे। तो मेरे ख्याल से एटलीस्ट अगले 8-10 दिन रुपया वोलेटाइल ही रहना चाहिए। अगले 8 से 10 दिन रुपया वॉलेटाइल रह सकता है, और 89 की उम्मीद आप बाद में कीजिएगा। पहले 93 तक की जो गिरावट है, कमज़ोरी है, वो शायद रुपए को झेलनी पड़ सकती है। सर एक ये जो कल हमने क्रूड में हाई लेवल से प्रेशर बनता हुआ देखा, या फिर जो बिकवाली थी हाई लेवल पर 7% के आसपास की, क्या उसका इम्पैक्ट आज कुछ रुपए में देखने को मिलेगा? और दूसरी बात ये सर कि कतर एनर्जी ने अपना एलएनजी का उत्पादन रोक दिया था, जिस वजह से कल पेट्रोनेट एलएनजी में हमने देखा, आईओसी में, बीपीसीएल में, गेल में, इन स्टॉक्स में भारी भरकम बिकवाली थी। पेट्रोनेट एलएनजी ज़्यादा इसको लीड कर रहा था, आईजीएल एमजीएल में भी प्रेशर काफ़ी ज़्यादा था। तो अगर ये दोबारा स्टेट ऑफ हॉर्मुज से, जैसे यूएस ने बोला है कि सप्लाईज शुरू हो जाएंगी, हम इंश्योरेंस देने के लिए भी तैयार हैं, नेवल प्रोटेक्शन देने के लिए भी तैयार है, तो क्या कुछ रिस्पाइट आज पेट्रोनेट एलएनजी, आईओसी, बीपीसीएल, गेल में दिखेगा? हाँ बिल्कुल, आज के दिन में तो रिस्पाइट दिखना चाहिए, लेकिन उसके बाद उसको कंसिस्टेंट और सस्टेनेबल लेवल पे अगर हमको देखना है, तो हमको हम्म, देखना पड़ेगा कि कितना एग्जीक्यूशन होता है। यूएस के एश्योरेंस के बाद कितने कंट्रीज या कितना एलएनजी इस रूट से ट्रांसपोर्ट होता है। हम्म, क्योंकि देखिए ये सब चीजों के लिए थोड़ा समय लगेगा। तो मेरे ख्याल से आई थिंक आज तो डेफिनेटली एक बाउंस बैक देखने को मिल सकता है, लेकिन उसका कितना सस्टेनेबल मूव है, वो मेरे ख्याल से आपको हफ्ते 10 दिन में देखने को मिल सकता है। ठीक है। तो सर एक तो ये तेल गैस शेयर अगर ऊपर खुल जाते हैं गैप अप, तो क्या इनमें खरीदारी करनी चाहिए, और बाजार में किस तरह की रणनीति अपनानी चाहिए अगर गैप अप ओपनिंग होती है तो? देखिए मुझे लगता है कि आपको डोमेस्टिक फेसिंग जो सेक्टर्स है उसके ऊपर पहले फोकस करना चाहिए। क्योंकि देखिए कंट्रोल तो हमको क्रूड के प्राइसेस पे बिल्कुल नहीं है। क्रूड आज एक दिन डाउन है, कल वापस ऊपर जा सकता है, बाद में वापस गिर सकता है। तो क्रूड एक ऐसी ग्लोबल कमोडिटी है जहाँ पे इंडिया का कोई कंट्रोल नहीं है। तो मैं कहूंगा कि डोमेस्टिक फेसिंग सेक्टर जैसे ऑटो हो गया, ऑटो कंपोनेंट्स है, उसके बाद हॉस्पिटल्स है, होटल स्टॉक्स है, उसके बाद जो केमिकल कंपनीज है, स्पेशलिटी केमिकल, वहां पे फोकस करिए जहां पे नंबर्स ज्यादातर डोमेस्टिक मार्केट और डोमेस्टिक कस्टमर्स को कंपनीज केटर करती है। वहां पे आपको शायद ज्यादा मौके मिलेंगे, और मुझे लगता है कि बाजार में तो ऑल राउंड सेलिंग हो चुकी है। तो ये सेक्टर्स थोड़े से सेफ रहेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड और जो ग्लोबल फेसिंग सेक्टर्स है, वहां पे अभी भी हेडविंड्स काफी चैलेंजिंग रहेंगे। तो आप कह रहे हैं कि जो घरेलू फोकस इंडस्ट्रीज हैं, सेक्टर्स हैं, उनके ऊपर ज़्यादा ध्यान दीजिए, चाहे वो होटल हो, ऑटो एंसलरी हो, केमिकल हो, इनके ऊपर आपको ज़्यादा फोकस करके चलना चाहिए। सर एक बार बस मुझे बाजार में बता दीजिए कि रणनीति किस तरह से होनी चाहिए कि निफ्टी में अगर कोई गैप अप ओपनिंग होती है आज 60, 70, 80 पॉइंट के आसपास की, तो फिर रणनीति क्या होनी चाहिए? नहीं, फिलहाल तो मेरे ख्याल से हम लोग ने हमारे क्लाइंट्स को कहा है कि फिलहाल तो कुछ भी मत करिए, थोड़ा सा इंतजार करिए। क्योंकि सस्टेनेबिलिटी आने के लिए संदीप कम से कम 3-4 दिन की कंटिन्यूस अपसाइड देखने की एक जरूरत है। आज एक दिन मार्केट चला, इसका मतलब ये नहीं कि सब कुछ क्लियर है। हम्म, दोपहर को या शाम को वापस कोई अटैक की बात आई, या रात को कोई अटैक की बात आई, तो सेंटिमेंट वापस थोड़ा सा वोलेटाइल रहेगा। तो मैं तो कहूंगा कि ये गैप अप कितना सस्टेन होता है, वो कम से कम एकदम शॉर्ट टर्म में देखना है तो दोपहर के सेशन के लिए वेट करिए। अच्छा। दोपहर का सेशन भी अगर अच्छा रहता है, तो मेरे ख्याल से डेफिनेटली थोड़ा सा एक कंफर्ट मिलेगा। तो आप कह रहे हैं कि नई पोजीशन बनाने के लिए आप दोपहर तक का इंतज़ार कर लें?
हाँ बिल्कुल, मेरे ख्याल से 2 बजे का जो समय है, 2 और 3:30 बजे का, वो हम्म। काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, परफेक्ट है। दोनों इंडेक्स सर, चाहे निफ्टी चाहे बैंक निफ्टी। देखिए बैंकिंग में हमको लगता है कि जो भी गिरावट आई है वो थोड़ी सी ज्यादा हो गई है। तो यहाँ पे सरकारी बैंक्स अगर किसी को पोजीशन लेनी है तो अच्छे लेवल्स पे आ गए हैं, जैसे कैनरा बैंक हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र है, फेडरल बैंक है। ये सारे बैंक्स मुझे लगता है कि काफी अच्छी वैल्यू आपको प्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन आपको इस वोलेटिलिटी को झेलना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं अगर किसी के पास थोड़ा सा पैसा है तो थोड़ा तो डेफिनेटली इन बैंकिंग स्टॉक्स में आप पैसा लगाओ। मुझे लगता है कि अच्छी खासी रिस्क रिवॉर्ड आपको मिलेगी, बट ये बात मान के चलिए कि वापस ये मूव थोड़ी वोलेटाइल रहेगी अगर ओवरऑल मार्केट की सिचुएशन अगर थोड़ी नेगेटिव हो। तो आप कह रहे हैं कि निजी बैंकों के मुकाबले आपको पीएसयू बैंक ज़्यादा पसंद है, कैनरा, बॉब, बैंक ऑफ महाराष्ट्र जैसे। नहीं बिल्कुल, देखिए ये बैंकों में नंबर्स Q4 के अच्छे आने की उम्मीद है, प्लस वैल्यूएशंस काफी अच्छे हैं। और मुझे लगता है कि देखिए तीसरी तिमाही में भी अगर आपने देखा होगा तो ये सारे बैंकों ने नंबर्स बहुत बढ़िया दिखाए। इनफैक्ट एसबीआई ने बहुत अच्छा नंबर दिखाया है, उसके बाद बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने अच्छा नंबर दिखाया, फेडरल बैंक ने दिखाया। तो कहीं ना कहीं देखिए क्रेडिट ग्रोथ अभी डबल डिजिट में पहुंचा है। डोमेस्टिक कैपेक्स गवर्नमेंट भी बहुत पुश कर रहा है, प्राइवेट कैपेक्स भी बढ़ रहा है। तो कहीं ना कहीं बैंकों के लिए काफी अपॉर्चुनिटी है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से वैल्यूएशंस सरकारी बैंक्स में मुझे लगता है प्राइवेट बैंक्स के मुकाबले में काफी अच्छे लग ओके, निजी बैंकों के मुकाबले सरकारी बैंक ज़्यादा बढ़िया लग रहे हैं। तो आप कह रहे हैं कि सर निफ्टी बैंक इंडेक्स के बजाय कुछ पर्टिकुलर पीएसयू बैंकों पर फोकस करें, वो ज़्यादा सही रहेगा। मैं सही समझा हूँ सर? रहे हैं। हाँ बिल्कुल, आई थिंक निफ्टी बैंक से ज्यादा स्पेसिफिक स्टॉक्स में पोजीशंस अभी ऐड करने का मेरे ख्याल से थोड़ा सा अट्रैक्टिव समय है। क्योंकि देखिए जैसे ही सेंटिमेंट बदलेगा मेरे ख्याल से जो बाउंस बैक होगा वो ये बैंकिंग स्टॉक्स में काफी तेजी से आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चुनिंदा पीएसयू बैंकों पर आप ज़्यादा फोकस कीजिए। बस सर, दो ही सवाल, एक तो नज़रिया कितना होना चाहिए, और दूसरा अगर किसी को 100 रुपये लगाने हैं तो उसमें से अभी कितना लगा दें इन पीएसयू बैंकों में। नहीं, मैं कहूंगा 25-30% अभी लगाइए, और बैलेंस क्वांटिटी जैसे पोजीशन, जैसे मार्केट की पोजीशन है वैसे ग्रेजुअली इन्वेस्ट करिए। बट मुझे लगता है 25-30% इनिशियली एट दीज लेवल्स डेफिनेटली इन्वेस्टर को करना चाहिए। ठीक है, ओके, 25 से 30% पैसा आप अभी लगा दीजिए। निफ्टी बैंक के मुकाबले आप इन पीएसयू चुनिंदा बैंक जो हैं उनके ऊपर फोकस कीजिए। उसमें कैनरा बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र है, एक दो नाम और भी थे मुझसे मिस हो गए, तो इन पर आप ज़रूर फोकस करके चल सकते हैं। ये ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं निजी बैंकों के मुकाबले भी, और निफ्टी के मुकाबले भी। निफ्टी बैंक और इनफैक्ट निफ्टी बैंक से भी ज़्यादा जो पीएसयू बैंक्स हैं कुछ पर्टिकुलर, उनके ऊपर ज़्यादा फोकस करें, जहां पर चौथी तिमाही के नतीजे काफ़ी अच्छे आ सकते हैं। चलिए, पूरा वॉर का अपडेट, आज बाजार कैसे खुलेगा, किन सेक्टर्स पर, स्टॉक्स पर आपको फोकस करना चाहिए, वो आपने समझ लिया। अब जरा खबरों वाले शेयरों का रुख कर लेते हैं। फास्टनर, जैसे आप कह भी रहे थे कि ऑटो एंसिलरी शेयरों पर फोकस कीजिए। सुंदरम फास्टनर्स में हुआ क्या सर, कल एक बल्क डील हुई थी जिसमें एचडीएफसी म्यूचुअल फंड ने अपनी 2% हिस्सेदारी बेच दी है। बीएसई और एनएसई पर मिलाकर इन्होंने 358 करोड़ रुपए के शेयर बेचे हैं। बीएसई पर 187 करोड़ और 171 करोड़ रुपए के शेयर एनएसई पर बेचे हैं। कुल 22.5 लाख शेयरों की बिकवाली हुई है सर, 832 रुपये 17 पैसे के दाम पर। सुंदरम फास्टनर में सर एचडीएफसी म्यूचुअल फंड के पास आप देखेंगे तो दिसंबर अंत तक इनके पास कुछ 7.6% स्टेक था। ऐसा नहीं है कि उन्होंने ऑफलोड कर दिया पूरा, लेकिन स्टेक कट किया है, अपना ट्रिम किया है। इसको कैसे समझेंगे सर, और आज सुंदरम फास्टनर में किस तरह का रुझान रह सकता है, जिनके पास है और जो नया लेना चाहते हैं उनके लिए भी थोड़ी राय दीजिए। नहीं देखिए, मेरे ख्याल से सुंदरम फास्टनर्स अगर मैं बात करूं तो ज्यादातर कमर्शियल व्हीकल्स, उसके बाद ट्रैक्टर्स, पैसेंजर कार्स, ये सारे सेगमेंट्स को केटर करता है। बहुत पुराना वेंडर है। और एचडीएफसी म्यूचुअल फंड ने ये बहुत पहले शेयर लिया था, तो शायद थोड़ी सी मुनाफा वसूली उन्होंने की है। हमको देखना पड़ेगा संदीप कि ये शेयर जो इन्होंने बेचे हैं ये हम्म। बेसिकली कोई ब्लॉक डील से कौन खरीदार है, क्योंकि क्वांटिटी बड़ी है। तो हम्म। कौन बायर है, क्योंकि मेरे ख्याल से अगर कोई इंस्टीट्यूशनल बायर है या कोई बड़ा बायर है तो मेरे ख्याल से इसका मतलब है कि स्टॉक सेफ हैंड्स में है। अगर ब्रॉडर मार्केट में भी ये बिकवाली करते हैं तो मुझे लगता है कि लोअर लेवल पे खरीदने के मौके आपको समझने चाहिए, क्योंकि आने वाला साल इनके लिए काफी अच्छा रहेगा। देखिए कमर्शियल व्हीकल में अभी अप ट्रेंड शुरू हो चुका है, साइकिल पॉजिटिव हो चुका है, पैसेंजर कार्स भी साइकिल पॉजिटिव हो चुका है। तो डोमेस्टिक डिमांड अभी काफी अच्छी है। जीएसटी का कट का बेनिफिट अभी पूरी तरह से वॉल्यूम ग्रोथ में आया नहीं है। फरवरी के नंबर्स तो सारे सेगमेंट्स के लिए, अगर आप पैसेंजर कार, यूटिलिटी व्हीकल, सीवीज देखें तो बहुत अच्छा है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है निचले लेवल पे अगर किसी को साल 1.5 साल का नजरिया लेना है तो डेफिनेटली इसमें कोई डाउट नहीं कि ये एक वेल एस्टेब्लिश्ड ऑटो कंपोनेंट कंपनी है। निवेश के लिए अच्छा मौका है, बट आपका नजरिया कम से कम 12 से 15 महीना होना चाहिए।
12 से 15 महीने का आपका नज़रिया होना चाहिए। ओके सर, एक बार ना आप बीएससी का जो स्टॉक है इसको ऊपर भी आपकी राय दीजिए। बीएससी को लेकर सर अब नई जो अपडेट आया है वो ये है कि इनको सेबी से डेरिवेटिव्स कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च करने की मंजूरी है मिली है। बीएससी सेंसेक्स नेक्स्ट 30, जैसे हम निफ्टी नेक्स्ट 50 देखते हैं सर, ऐसे ही सेंसेक्स नेक्स्ट 30 इंडेक्स के डेरिवेटिव्स कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च करने की इनको मंजूरी मिल गई है। सर इस खबर का इम्पैक्ट आप बीएससी पर कैसे देखते हैं? देखिए, मुझे लगता है कि जब तक ये पूरी तरह से इम्प्लीमेंट होता नहीं है, मेरे ख्याल से मार्केट तो डेफिनेटली सेंटिमेंटली इसको पॉजिटिव मानेगी, क्योंकि बीएससी के लिए और एक रेवेन्यू स्ट्रीम ये ओपन अप होता है। और कहीं ना कहीं देखिए, मुझे लगता है कि डेरिवेटिव का जो ज्यादातर शेयर एनएससी को मिलता है, उसमें थोड़ा बहुत तो बीएससी को भी मिलेगा। बट मुझे लगता है कि वॉल्यूम्स जिस प्रकार से बढ़ेंगे, कितने बढ़ेंगे, ये मेरे ख्याल से आपको एक बार ये लॉन्च होने के बाद ही पता चलेगा। उसके बाद इसमें थोड़ा सा और एक पॉजिटिव ट्रैक्शन देखने को मिल सकता है। बट जिस प्रकार के नंबर्स बीएसई ने डिक्लेयर किए हैं, मुझे लगता है कि चौथी तिमाही भी काफी अच्छी होगी। हालांकि देखिए, कैपिटल मार्केट रिलेटेड एंटिटीज, मार्केट के मूवमेंट्स के ऊपर इनका थोड़ा सा इम्पैक्ट होता है। बट जिस प्रकार की इनकी मोनोपोली है, एनएससी और बीएसई दो ही ऐसे एक्सचेंजेस है जहाँ पे मैक्सिमम वॉल्यूम होता है, तो मेरे ख्याल से निचले लेवल पे अगर किसी को खरीदना है तो लंबी अवधि के लिए 1.5-2 साल का किसी के पास नजरिया है, वही यहाँ पे निवेशित रही। ठीक है, 1.5-2 साल का अगर आपका नज़रिया है तो ही आप यहाँ पर निवेशित रह सकते हैं। इसके अलावा ना सर, एक फर्टिलाइजर स्टॉक्स पर भी आपकी राय दीजिए। जैसे मैंने आपसे तेल गैस कंपनियों के बारे में पूछा था ना कि ये सप्लाई रुकी है, एलएनजी के टैंकर नहीं आ रहे हैं, तो आईओसी, बीपीसीएल, एचपीसीएल जो कि ऑफटेक करते हैं, तो ऑफटेक करने के बाद किनको देते हैं? या तो फर्टिलाइज़र कंपनी को देते हैं या फिर जो टाइल्स वाली कंपनियां हैं उनको देते हैं। तो फर्टिलाइज़र कंपनियों ने, खासतौर पे जो यूरिया उत्पादक कंपनियां हैं, उन्होंने अपना उत्पादन कम कर दिया है, जो अपना प्रोडक्शन है, जो आउटपुट है, उसको ट्रिम कर दिया है। एलएनजी की सप्लाई की जो दिक्कतें आई हैं उसी वजह से ये जो इम्पैक्ट है हमने आता हुआ देखा है। तो सर फर्टिलाइज़र शेयरों में आज आप किस तरह से ट्रेड करने की राय देंगे? नहीं, देखिए, शॉर्ट टर्म में तो ट्रेंड नेगेटिव ही रहेगा, क्योंकि जब तक पूरी तरह से नॉर्मल सी एलएनजी के सप्लाई में नहीं आती, तब तक ये कहना मुश्किल है कि ये प्रोडक्शन कब बढ़ाएंगे। हालांकि देखिए, मुझे लगता है कि अगर प्रोडक्शन कम होता है तो इनके लिए दिक्कत है कि डिमांड तो बढ़ रही है, सप्लाई कम है। तो डेफिनेटली गवर्नमेंट शायद इंपोर्ट भी करे फर्टिलाइजर्स। बट क्लियरली मुझे लगता है कि 1-2 महीने के बाद होपफुली सिचुएशन थोड़ा सा नॉर्मल अगर होता है, ये वॉर की कंडीशंस खत्म होती है, तो मेरे ख्याल से इट विल बी बैक टू बिजनेस एज यूजुअल। बट शॉर्ट टर्म में ट्रेंड वोलेटाइल ही रहेगा। जैसे ही शेयर थोड़े बढ़ने लगेंगे, आपको थोड़ा बिकवाली का प्रेशर यहाँ पे दिख सकता है। ओके, ठीक है। एक बार सर टाइल स्टॉक्स पे भी आपकी राय दीजिए। जैसे ये फर्टिलाइज़र वालों ने अपना प्रोडक्शन कम किया है, ऐसे ही टाइल्स कंपनियां जो हैं, खासतौर पे जो मॉडबी रीजन में ऑपरेट करती हैं गुजरात के, वहाँ पर इंडस्ट्री बॉडी की ओर से बयान आया है कि सप्लाई रुकने की वजह से, जो सप्लाई कट्स हुए हैं उस वजह से जो प्रोडक्शन है वो इन कंपनी ने हॉल्ट कर लिया है। तो चाहे वो कजारिया सेरामिक्स हो या बाकी कंपनियाँ हो टाइल्स बनाने वाली, इन पर सर आज किस तरह से आप इम्पैक्ट देखते हैं और कैसे इनमें पोजिशनिंग होनी चाहिए? नहीं, मेरे ख्याल से देखिए, वही बात है कि एलएनजी इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल है। अगर वो बंद होता है या सप्लाई क्रंच होता है, तो जो प्रोडक्शन वो पहले करते थे, वो प्रोडक्शन उनको मेंटेन करना डिफिकल्ट होगा। तो मुझे लगता है कि नेगेटिव है, क्योंकि देखिए, ये इंडस्ट्री मोरबी से काफी हद तक प्रोडक्शन आउटसोर्स करती है। बहुत सारी कंपनीज इंडिया में है जो सेरामिक टाइल्स बनाते हैं, जैसे कि कजारिया हो गया, उसके बाद नेटको हो गया। ये सारा जो उनका आउटपुट है, वो ज्यादातर आउटसोर्सिंग से ही प्रोक्योर करते हैं। तो वहां पे अगर दिक्कत होती है, तो उनको उनका बिजनेस बढ़ाने में भी दिक्कत रहेगी। तो डेफिनेटली नेगेटिव सरप्राइज है। और मुझे लगता है कि जितना जल्दी ये ईरान यूएस का वॉर खत्म होता है, उसके बाद ही मेरे ख्याल से यहाँ पे क्लैरिटी ज्यादा मिलेगी। बट शॉर्ट टर्म में डेफिनेटली एक नेगेटिव सेंटिमेंट होगा। शॉर्ट टर्म एक नेगेटिव सेंटीमेंट इन स्टॉक्स पर आज देखने को मिल सकता है। एक बार सर एमआरएफ को भी देखिए। एमआरएफ ने एक तमिलनाडु गवर्नमेंट के साथ एमओयू साइन किया है। कुल मिलाकर 5,300 करोड़ रुपए का निवेश करने के लिए ये किया गया है ओवर द नेक्स्ट 12 ईयर्स। 12 साल में एक नया प्लांट लगाने की बात वहाँ पे की जा रही है, मैन्युफैक्चरिंग, टायर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी लगाने की बात की जा रही है। तो एमआरएफ और जो बाकी टायर स्टॉक्स है सर, उनमें ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों में इम्पैक्ट नेगेटिव देखने को मिल चुका है। एक एमआरएफ और बाकी टायर स्टॉक्स पर आपका व्यू? नहीं, देखिए, शॉर्ट टर्म में तो नेगेटिव होगा, क्योंकि काफी इनके रॉ मटेरियल जो है वो ज्यादातर क्रूड बेस्ड डेरिवेटिव से बनते हैं, जैसे कि कार्बन ब्लैक हो गया, उसके बाद केमिकल्स हो गए। बट एक बात अच्छी है कि नेचुरल रबर प्राइसेस थोड़े से घटे हैं।
तो कहीं न कहीं थोड़ा-सा इनका इम्पैक्ट थोड़ा न्यूट्रलाइज़ होगा। बट कहीं न कहीं देखिए अगर क्रूड 90-100 डॉलर तक पहुँचता है, तो हम्म। क्लियरली जो कार्बन ब्लैक है और जो क्रूड डेरिवेटिव जो केमिकल्स है, उसका असर इनके मार्जिन्स पे पड़ सकता है। हालाँकि देखिए चौथी तिमाही में इतना कोई असर आएगा नहीं, बट अगर आप ये मान के चलिए कि ये वॉर 2-3 महीना चलती है और अप्रैल-जून के क्वार्टर में भी इसका इम्पैक्ट आता है, तो डेफ़िनेटली दिक्कतें बढ़ेंगी। क्योंकि वॉल्यूम ग्रोथ तो आएगा लेकिन मार्जिन प्रेशर रहेगा और यही कारण है कि आपको सारे स्टॉक्स थोड़े से नेगेटिव रुझान से दिख रहे हैं। हम्म, ठीक है, ओके। एक बार सर एचयूएल पे भी आपकी राय दीजिए। एचयूएल ने सर न्यूट्रिशन लैब नाम का एक इनका इन्वेस्टमेंट था, जिसको इन्होंने 12 फरवरी को भी बोला था कि हम इसमें से अपना 19.8% हिस्सेदारी बेचना चाहते हैं। पूरी तरह से सर इन्होंने अपना हिस्सा बेच दिया है 307 करोड़ रुपए की रकम में। तो सर क्वालिटी वॉल्स का ऑलरेडी जो डीमर्जर है वो हो चुका है, ये न्यूट्रिशन लैब से भी ये बाहर होते हुए दिख रहे हैं। तो एचयूएल के सर एक के बाद एक जो अपना बैलेंस शीट या फिर जो बिजनेस है उसे मजबूत करने की और कदम उठाए जा रहे हैं या फिर स्ट्रीमलाइन करने की जो कोशिश है वो हो रही है। आप कैसे देखते हैं सर, एक के बाद एक जो स्टेप्स लिए जा रहे हैं एचयूएल की ओर से? नहीं देखिए, मेरे ख़्याल से एक अच्छी बात है क्योंकि बैलेंस शीट थोड़ा-सा हल्का हो जाएगा। हालाँकि ये कोई बड़े बिज़नेसेस नहीं है जिससे कोई बड़ा इम्पैक्ट इमीडिएटली आपको देखने को मिले। हम्म। बट डेफ़िनेटली इंटेंशन अच्छा है और दूसरी बात इनका जो दिसंबर क्वार्टर का रिज़ल्ट आया था, तभी उन्होंने बहुत कॉन्फिडेंटली कहा था मैनेजमेंट ने कि वॉल्यूम ग्रोथ आगे काफ़ी सिग्निफिकेंटली बेहतर होने की उम्मीद है क्योंकि बारिश अच्छी है, जीएसटी के कट्स हो चुके हैं, इंटरेस्ट कट हो चुका है, रूरल डिमांड वापस आ चुका है। तो कहीं न कहीं मेरे ख़्याल से मार्केट उम्मीद लगा रहा है कि इस साल डेफ़िनेटली पिछले साल के मुकाबले में एचयूएल को परफॉर्मेंस में डेफिनिटली एक बूस्टर शॉट मिले। तो डेफिनिटली ये बात पॉजिटिव है। अभी कितना इम्पैक्ट ये दोनों डाइवेस्टमेंट्स का शेयर पे होता है देखना पड़ेगा। बट ओवरऑल कम से कम 3-6 महीने में आपको थोड़ा-सा इम्पैक्ट इनके नंबर्स में देखने को मिल सकता है। ठीक है, ओके, परफेक्ट है। एक बार सर मुझे आप इंडिगो पे भी राय दीजिए। अब इस पूरे फियास्को में ना सर डबल वैमी है इनके लिए। एक तो कच्चे तेल की अगर कीमतें बढ़ रही हैं तो एटीएफ महंगा होने का खतरा है, आशंका है, हुआ नहीं अभी। और दूसरी तरफ आप देखें तो कई सारी फ्लाइट्स कैंसिलेशन हुई है, तो रेवेन्यू लॉस भी इनको देखने को मिलेगा। तो अभी तक जो नंबर्स आए हैं सर, इन्होंने 500 से ज़्यादा फ़्लाइट्स कैंसिल की है मिडिल ईस्ट और जो बाकी इंटरनेशनल डेस्टिनेशंस हैं उसके लिए 28 फरवरी और 3 मार्च के बीच में। तो जाहिर सी बात है गल्फ़ में जिस तरह की सिचुएशन है तो आपके लिए फ़्लाई करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो इससे जो फ़्लाइट कैंसिलेशंस हुई हैं और आगे जो क्रूड को लेकर एटीएफ को लेकर दिक्कतें बन रही हैं, इंडिगो में क्या और डाउनसाइड है जितना इम्पैक्ट हो चुका है उसके बाद? नहीं देखिए अगर क्रूड $100 होता है तो डेफिनेटली इम्पैक्ट ज़्यादा होगा। अगर क्रूड वापस 70-65 डॉलर होता है तो वापस इट विल बी बैक टू बिज़नेस एज़ यूजुअल क्योंकि देखिए एविएशन में एक बात तो क्लियर है कि डिमांड बहुत है हम्म। और इंडियन मार्केट्स की अगर हम बात करें तो इंडिगो का जो स्केल और साइज़ है वो बहुत बड़ा है। तो ऑब्वियसली दिसंबर क्वार्टर तो खराब था, जनवरी टू मार्च का क्वार्टर भी कोई ग्रेट नहीं आएगा। हम्म। बट मैं यही कहूँगा कि यहाँ पे जो सबसे बड़ा इवेंट है इंडिगो के लिए वो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है। अगर मान के चलिए वॉर 25 मार्च या 30 मार्च तक खत्म होता है, तो आपको रिबाउंड भी इंडिगो में बहुत तेज़ी से देखने को मिलेगा क्योंकि मार्केट ये उम्मीद लगाएगी कि अगले साल ऐसा कोई इवेंट होता नहीं है, क्रूड के प्राइसेज़ वापस नीचे आते हैं, तो इट विल बी बैक टू बिज़नेस एज़ यूजुअल। कहीं न कहीं मुझे लगता है कि आपको इसका इंतज़ार करना पड़ेगा, ये इवेंट ड्रिवन ट्रिगर है कंपनी के लिए। लेकिन शॉर्ट टर्म में स्टॉक में कोई बढ़ने के लिए कोई उम्मीद मत रखिए। हो सकता है आने वाले 2-3 हफ्ते में और थोड़ी वोलेटिलिटी यहाँ पे देखने को मिले। तो जिनके पास है वो होल्ड करें। ऐसा नहीं कि बिज़नेस बंद हो जाएगा बट क्लियरली आई थिंक नेक्स्ट 2-3 वीक्स विल बी वेरी इंपोर्टेंट। मतलब नई खरीदारी के लिए वेट कर लें, ज़्यादा बेटर है। हाँ, बिल्कुल, अभी कोई जल्दबाज़ी मत करिए। देखिए, अगर आपको खरीदना ही है, तो आप जैसे-जैसे जियोपॉलिटिकल सिचुएशन का मॉनिटरिंग करने के बाद आपको पता चलेगा कि सिचुएशन क्या है। क्योंकि जैसे ही कोई टेंशन बढ़ता है, तो क्रूड का भाव बढ़ेगा। क्रूड का भाव बढ़ेगा, तो ऑब्वियसली सारे एयरलाइन्स को दिक्कत होने वाली है। तो आई थिंक ये मेरे ख़्याल से आपको क्लोज़ली मॉनिटर करना चाहिए। अभी कहना मुश्किल है कि क्रूड कहाँ तक जाएगा, क्योंकि एक दिन में क्रूड गिरा है, तो इसका मतलब नहीं है कि सब कुछ क्लियर है। हम्म। अभी भी जिस प्रकार से वॉर का सिचुएशन है क्लियर इंडिकेशन तो दिख नहीं रहा है कि ये वॉर कभी खत्म हो जाएगी। ठीक है। इस बीच में ना सर मुझे एक शिपिंग स्टॉक्स को लेकर भी राय दीजिए कि उनके ऊपर किस तरह से फोकस करना चाहिए। क्या अब इस तरह से फोकस करें कि शिपिंग कंपनियां अपने जो रेट्स हैं वो बढ़ा रही हैं, इनके लिए जो ज़्यादा रेवेन्यू है वो आता हुआ नजर आएगा। हालांकि स्टॉक्स तो नेगेटिवली ही रिएक्ट करेंगे, जाहिर सी बात है। अगर धंधा ही नहीं होगा, भले ही रेट्स ज़्यादा होंगे, तो फिर फ़ायदा क्या है उस चीज़ का। तो सर आज ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग को लेकर, जी शिपिंग को लेकर एक खबर भी आई है कि इन्होंने एक ड्राई बल्क कैरियर खरीदने की यहाँ पे बात की है ताकि एक्सपेंशन प्लान किया जा सके अपनी फ्लीट का।
तो शिपिंग स्टॉक्स को लेकर मुझे आपका व्यू चाहिए सर। ये जो गिरावट हो रही है शिपिंग स्टॉक्स में, ये वायबल तो नहीं नज़र आ रही है, तो आपके हिसाब से सर क्या इन शेयरों में खरीदारी करने का ये मौका है? देखिए, नजरिया आपका थोड़ा सा लंबा रहेगा तो डेफिनेटली शिपिंग स्टॉक्स में कोई डाउट नहीं कि बिजनेस तो बढ़ेगा। बट इन द शॉर्ट टर्म कोई भी जियोपॉलिटिकल कंडीशन जब आती है, तभी उसका जो इम्पैक्ट है वो शिपिंग स्टॉक्स पे पहले होता है, क्योंकि नियर टर्म में तो ऐसा होगा कि शिपिंग रेट्स आप बढ़ाओ, लेकिन अगर बिजनेस ही नहीं है तो उस इंक्रीज का कुछ मतलब नहीं होता है। तो मेरे ख्याल से देखिए, अप्रैल मई जून का जो क्वार्टर है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। मान के चलिए कि अगर वॉर खत्म हो जाता है, बिजनेस बैक टू यूजुअल हो जाता है, तो डेफिनेटली जो थोड़े से हाई रिस्क वाले एपिटाइट इन्वेस्टर्स है वो थोड़ा सा निवेश कर सकते हैं। बट उनको ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि जियोपॉलिटिकल सिचुएशन पे किसी का कंट्रोल नहीं है, और अगर ये बिगड़ जाती है तो वापस थोड़ा सा गिरावट आपको सामने से देखने को मिलेगा। तो जिनके पास थोड़ा सा एपिटाइट है वो थोड़ा सा इस लेवल पे एंटर कर सकते हैं। बट ये बात ध्यान में रखें कि जियोपॉलिटिकल सिचुएशन अगर खराब होता है तो वापस यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक लगेगा। ठीक है, ओके, परफेक्ट है। तो ये हो गए खबरों वाले शेयर। अब हम बढ़ते हैं बाजार के एक्शन की तरफ। कौन से स्टॉक्स ज़्यादा लाइमलाइट में हैं, बाजार कैसे खुलता है, और आपके सवालों के जवाब भी देते हैं हॉट स्टॉक्स में। तो बाजार खुल चुके हैं और बाजार में आप देखेंगे सर, जितना एक्सपेक्टेशन था उससे ज़्यादा मजबूत इंडियन मार्केट्स में आज शुरुआत हुई है। 24,480 पर हम बंद हुए थे। 135 पॉइंट, माफ़ कीजिए, बढ़त लेकर निफ्टी में हमने देखा है कि 24,615 पर आज हमारे मार्केट में शुरुआत हुई है। हालांकि जहां हम खुले उसके बाद 24,631 तक भी गए, तो एक खुलते ही हमने एक और बाउंस लिया 15 पॉइंट के आसपास का, और उसके बाद आप देखें हायर लेवल से कुछ प्रॉफिट बुकिंग भी हुई। फिलहाल आप देखेंगे तो 24,580 के आसपास के लेवल्स आपको निफ्टी में नज़र आएंगे। तो कहाँ हमने 630 का हाई मारा और उसके बाद 580 के आसपास हम ट्रेड करें, तो 50 पॉइंट के आसपास का एक फॉल भी हमने वहाँ से देख लिया। तो ऊपर खुले और जितना गैप अप एक्सपेक्टेड था उससे ज़्यादा मजबूती के साथ इंडियन मार्केट्स में आज शुरुआत हुई। पिछले 2 दिन से आप देखें, जितना गिफ्ट निफ्टी इंडिकेट करता था कि हम गैप डाउन हो सकते हैं, उससे ज़्यादा गैप डाउन हो रहा था। तो आज जब हम गैप अप खुले हैं और मजबूती के साथ खुले हैं, या फिर एक रिकवरी देखने को मिले, वो भी ज़्यादा दमदार है एज़ कम्पेयर टू गिफ्ट निफ्टी, जैसा हमें इंडिकेशन साफ तौर पे देखने को मिले थे। लेकिन सर, प्रॉब्लम की बात यह है कि जहां हम खुले हैं, खुलने के बाद मजबूती जो है वो टिक नहीं पा रही है। जैसा आप कह भी रहे थे कि इसको ही देखना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो ये जो 40-50 पॉइंट के आसपास का फॉल है, उसको ज़्यादा फोकस करें, या फिर वही अपनी रणनीति पर रहें, दोपहर तक का इंतजार करें? नहीं, देखिए, मुझे लगता है कि ट्रेडर के लिए तो मोमेंटम ही उसका सबसे बड़ा फ्रेंड होता हम्म। है। इन्वेस्टर के लिए मैं कहूंगा कि थोड़ा सा इंतजार करिए, कोई जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। और मैं हम्म। समझता हूँ कि देखिए, कोई भी इमीडिएट जो गैप अप ओपनिंग होती है उसका सस्टेन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप 500-600 पॉइंट गिरने के बाद अगर बाउंस बैक होता है तो हम्म। उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि देखिए बाउंस बैक तो उसी प्रपोर्शन से होगा। बट उसका सस्टेनेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं तो वही कहूंगा कि थोड़ा सा इंतजार करिए। बाजार अभी अभी खुला है, तो हम्म। ऐसा नहीं है कि सब कुछ क्लियर है। मेरे ख्याल से थोड़ा सा टाइम मार्केट्स को स्टेबलाइज होने दीजिए, उसके बाद आई थिंक लेट द ट्रेंड डिसाइड। बट लग तो रहा है कि दोपहर का सेशन विल बी मोर इम्पोर्टेंट। लग रहा है कि दोपहर का सेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। एक बार इसको रिफ्रेश कर दीजिए। 24,630 के आसपास, डे हाई के आसपास वापस आप देखिए बाजार पहुंचता हुआ दिखा है। 24,633 है। तो एक हम गैप अप के साथ खुले, थोड़ा और बाउंस बैक लिया, उसके बाद थोड़ा एक डिप मारा, और डिप को फिर से आप देखिए बाजार में खरीदारी का जो सपोर्ट है वो मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो 24,633 का लेवल है। 150 पॉइंट के आसपास की बढ़त के साथ आप देखिए फिलहाल निफ्टी ट्रेड करता हुआ। कहाँ 80-85 पॉइंट के आसपास की बढ़त के साथ गिफ्ट निफ्टी इंडिकेट कर रहा था कि आज भारतीय बाजारों में शुरुआत हो सकती है। अब आइए आप निफ्टी बैंक की तरफ। निफ्टी बैंक में सर 59,000 के आसपास हम खुले, और उसके बाद 59,022 का हमने आज हाई टच किया, और बाद में आप देखिए तो हायर लेवल से थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग भी हमने बनती हुई देखी, जो कि नीचे 58,800 तक ले गई थी निफ्टी बैंक को। लेकिन 58,800 के बाद देखिए फिर से 200 पॉइंट के आसपास की रिकवरी आई। तो हूबहू कुछ वैसा ही रुझान है जैसा हमने निफ्टी में देखा है कि खुले मजबूत, उसके बाद हायर लेवल से हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग, और उसके बाद लोअर लेवल से फिर से खरीदारी बनती हुई दिख रही है। ऐसा लग रहा है सर, ऐसे इंडिकेशंस हैं कि आज का जो बाजार है या फिर ट्रेडर्स इस मूड में है कि हर डिप को, हर गिरावट को खरीदा जाए, या फिर लोअर लेवल्स पर कुछ मौके भुनाए जाएं। तो अभी भी सर आप यही कहेंगे कि बैंक निफ्टी के बजाय कुछ चुनिंदा स्टॉक्स पर फोकस करें, या बैंक निफ्टी में भी कुछ मौके हैं? नहीं, मुझे लगता है कि देखिए बैंक निफ्टी तो बहुत ही वोलेटाइल रहता है। आई मीन जिस प्रकार का माहौल अभी दिख रहा है,
वो कितने टाइम तक सस्टेन होता है वो इम्पोर्टेंट है। मेरे ख्याल से देखिए मैं यही कहूँगा कि जिनको इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से काम करना है, उनको जो शेयर्स हमने बताए जैसे कि कैनरा बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, फेडरल बैंक है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र है, आप स्टॉक स्पेसिफिक रवैया इसलिए अपनाइए क्योंकि फाइनली स्टॉक्स में ही पैसा बनता है और हम्म। बड़ा पैसा बनता है। तो मेरे ख्याल से व्हाट इनपुट्स मैंने आपको दिए हैं संदीप, वो बेसिकली इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। ट्रेडर को तो अपना स्टॉप लॉस मेंटेन करके पोजीशंस ऐड करनी है, निकालनी है, वो प्योरली एक ट्रेडिंग और मोमेंटम बेस्ड डिसीजन होता है। ठीक है। एक सर चीज़ और मैं आपसे समझना चाहता हूँ, बहुत ही बढ़िया दिन है क्योंकि आप इस चीज़ को बहुत बाखूबी समझा भी पाएंगे। सर आप और मैं बैठ के बातचीत कर रहे हैं, हम अपने घरों में भी हैं। जो पावर की डिमांड है वो तो वैसे की वैसे ही है, पावर की नीड भी वही है, कोई कम तो हुई नहीं है। तो हमारी ज़रूरतें तो पूरी हो ही रही हैं, मतलब हमें चाहिए ही बिजली। तो उस हिसाब से सर जितना भी ये एलएनजी का शॉर्टेज हुआ या एलएनजी की सप्लाईज कट हुई हैं, पेट्रोनेट एलएनजी अपने जो टैंकर्स हैं वो नहीं मंगवा पा रहा है, या फिर कतर एनर्जी ने अपनी सप्लाई बंद कर दी, उत्पादन बंद कर दिया। उस बीच में हुआ क्या है ना सर, एक ऑल्टरनेट फ्यूल के तौर पर कोयले की डिमांड बढ़ गई है, और इसका रिफ्लेक्शन आप देखिए कोल के जो फ्यूचर्स है ना उसमें साफ तौर पे दिख रहा है। अभी जो भाव दिख रहा है सर $138 प्रति टन के आसपास का दिख रहा है, क्योंकि कतर ने अपनी जो एलएनजी फैसिलिटी बंद की है उसका इंपैक्ट हम देखें कि पावर सेक्टर में जो ऑल्टरनेट फ्यूल्स हैं उसकी ओर से ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो इस वजह से कोयले की डिमांड बढ़ गई। तो कोल इंडिया आप देखिए, बीसीसीएल देखिए, इनमें सर ज़बरदस्त एक्शन दिख रहा है। 7.25% के आसपास कोल फ्यूचर्स में हम देख रहे हैं कि ग्लोबल मार्केट्स में एक्शन पॉजिटिव साइड पर दिख रहा है। तो सर जब तक ये दिक्कत रहेगी, एलएनजी सप्लाईज को लेकर प्रॉब्लम रहेगी, तो क्या उसका फायदा फिर कोल इंडिया के स्टॉक में दिखेगा? कोल इंडिया पर फोकस करें। देखिए मेरे ख्याल से कोल इंडिया के स्टॉक के ऊपर डेफिनेटली आप फोकस कर सकते हो, क्योंकि मार्च क्वार्टर के बाद नॉर्मली कंपनी अच्छा डिविडेंड भी देती है, क्योंकि कोल इंडिया डिविडेंड्स के लिए जाना जाता है। डिविडेंड यील्ड स्टॉक में काफी अच्छा होता है। तो शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि थोड़ी बहुत शिफ्टिंग या थोड़ा बहुत एपिटाइट कोल इंडिया पे आए, पर मुझे नहीं लगता है कि ये एलएनजी का मामला संदीप कोई लॉन्ग टर्म इशू वाला मामला होगा। जैसे ही कंडीशंस थोड़ी सी कंडीसिव होगी, वापस एलएनजी के सप्लाईज चालू हो जाएंगे। तो शॉर्ट टर्म में हो सकता है थोड़ा सा आपको एक अपसाइड या थोड़ा बहुत नियर टर्म में ट्रिगर कोल इंडिया के स्टॉक में देखने को मिले। लेकिन ये भी बात मान के चले कि जैसे एलएनजी सप्लाईज वापस रिज्यूम होती है, तो वापस यहाँ पे जो बाइंग हो गई है वो वापस थोड़ी सी शिफ्ट हो जाएगी। ठीक है, ओके। तो सर छोटी अवधि के लिए सही कोल इंडिया ज़्यादा बेटर है या फिर बीसीसीएल, जो कि इसकी सब्सिडी हाल ही में लिस्ट हुई है? नहीं, मेरे ख्याल से देखिए बीसीसीएल अच्छा काम करेगा, क्योंकि प्राइस वाइज मेरे ख्याल से काफी अट्रैक्टिव लग रहा है। कहीं ना कहीं देखिए पब्लिक इशू के बाद भी बहुत अच्छा रिस्पांस मिला था, तो ये एक अच्छा विकल्प हो सकता है। कोल इंडिया के लिए मेरे ख्याल से जिन लोगों को ट्रेड करना है वो तो मार्च के नंबर्स के लिए भी वेट करेंगे, क्योंकि मार्च के रिजल्ट्स के बाद कंपनी नॉर्मली अपने एनुअल रिजल्ट्स के साथ डिविडेंड अनाउंस करती है। तो डिविडेंड डील भी फैक्टर इंपॉर्टेंट होगा। तो दोनों स्टॉक्स में पोजीशन अच्छी है। मैं समझता हूँ कि अगर किसी को लेना है तो प्रोपोर्शनेटली दोनों शेयर्स में आप एक्सपोजर ले सकते हो शॉर्ट टर्म पे। परफेक्ट है, ठीक है। तो आज जहां पर ज़्यादा मार पड़ रही है ना उसमें आप देखेंगे तो गुजरात गैस एक स्टॉक है, दिखाइए आप ज़रा। 6.5% के आसपास की गिरावट है, 400 रुपये के नीचे ये स्टॉक अब आपको ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। 5.5 लाख शेयरों का वॉल्यूम है। तो कुछ इम्पैक्ट आज भी दिख रहा है, जैसा सर आप कह रहे थे कि अभी भी कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट रह सकता है कुछ शिपिंग वाले स्टॉक्स पर, कुछ तेल गैस वाले स्टॉक्स पर। तो एक ये स्टॉक है, और कुछ यूरिया वाली कंपनी ने अपना उत्पादन कम किया, तो उसमें कुछ फर्टिलाइजर वाले स्टॉक्स हैं जैसे कोरोमंडल इंटरनेशनल, इसको दिखाइए। 1.5% की कमजोरी इस स्टॉक में भी आज देखने को मिल रही है। मॉर्बी रीजन में अगर गैस सप्लाईज कट हुई है तो असाही इंडिया ग्लास आप देखिए 2.5% की कमजोरी इस स्टॉक में भी है। 838 के आसपास का लेवल यहाँ देखने को मिल रहा है। पॉली मेडिक्योर में हम देख रहे हैं कि 1.5% का कट है, और वेदांत फैशंस में, लेटेंट व्यू एनालिटिक्स में भी 1.5% के आसपास की कमजोरी है। इनमें से सर जितने भी नाम मैंने लिए हैं, कोई ऐसा स्टॉक जो आपको पसंद है, ठीक लग रहा है कि गिरावट ज़्यादा हो चुकी है, उसका इस जो पूरा मामला चल रहा है उससे ज़्यादा लेना देना नहीं है, ज़्यादा सेंटीमेंट की वजह से पिट गया, या फिर वैसे भी इस पूरे मामले से अगर लिंक है भी, ज़्यादा पिटाई हो गई है, अब बहुत लुक्रेटिव लग रहा हो? नहीं, मेरे ख्याल से देखिए यहाँ पे जो असाई इंडिया ग्लास है वो ज्यादातर बड़े ओईएम्स को केटर करते हैं, जैसे मारुति हो गया। उसके बाद काफी बड़े ऑटो मेजर्स को ये ग्लास सप्लाई करती है। तो कहीं ना कहीं देखिए इनके पास सप्लाई अरेंजमेंट्स काफी अच्छी तरह से हैं। ऐसा नहीं कि इनका प्रोडक्शन बहुत तेजी से हैम्पर हो जाएगा, क्योंकि ऑटोमोबाइल कंपनीज का भी जो शेड्यूल होता है वो इनके ऊपर डिपेंडेंट होता है कि कितना इफेक्टिवली ये अपना रॉ मटेरियल इनको सप्लाई करे। तो असाई इंडिया में अगर थोड़ी गिरावट आपको मिलती है तो खरीदने का मौका समझना चाहिए। वेल एस्टेब्लिश्ड ऑटो कंपोनेंट प्लेयर है।
और ग्लास के सेगमेंट में इनकी मार्केट लीडरशिप काफी सिग्निफिकेंट है। तो ये एक अच्छा विकल्प हो सकता है ऐसे बाजार में, क्योंकि ये बहुत ही शॉर्ट टर्म व्यू है, बट डेफिनेटली आई थिंक जब एक मैटर वॉर का पूरा तरह से खत्म हो जाएगा, उसके बाद आपको वापस एक अच्छा बाउंस स्टॉक में देखने को पॉसिबिलिटी मिलेगी। ठीक है। और स्टॉक्स जो कि बाउंस बैक दिखा रहे हैं आज के सेशन में, उसमें कुछ ऑटो एंसिलरी नाम है, जैसे फोर्स मोटर्स हुआ, इसमें काफ़ी अच्छा मूव आज हम देख रहे हैं बनता हुआ। इसके साथ साथ आप देखें फार्मा में नेटको फार्मा, ये स्टॉक अच्छा परफॉर्म कर रहा है, 4.25% का अप मूव है। फोर्स मोटर्स में 5% की तेज़ी है। टाटा इन्वेस्टमेंट एक स्टॉक है जो कि 5.5% ऊपर है, 3 लाख शेयरों के आसपास का वॉल्यूम यहाँ पर भी हो चुका है। और थोड़ी रिस्पाइट अगर हम देख रहे हैं कि क्रूड के फ्रंट पर दिखी या फिर ट्रेड नॉर्मलाइज होता हुआ दिखेगा, तो चावल वाली कंपनियां जिनमें काफ़ी हमने सेल ऑफ देखा था, उनमें भी कुछ एक बाउंस बैक है, इस उम्मीद में कि शायद स्थिति कभी तो नॉर्मल होती हुई नजर आएगी। तो एलटी फूड्स एक स्टॉक है, आप देखिए यहाँ पर भी 3.5% के आसपास का अप मूव है। डिफेंस वाले स्टॉक्स तो अच्छा कर ही रहे हैं, जिसमें डेटा पैटर्न 3.5% के आसपास की तेजी इस स्टॉक में भी फिलहाल देखने को मिल रही है। सर टाटा इन्वेस्टमेंट से अगर मैं स्टार्ट करूं तो टाटा इन्वेस्टमेंट 5.5% ऊपर है। सर हाल फिलहाल जो पूरा आपने देखा था एन चंद्रशेखरन जी का जो पूरा मामला चला था टाटा ग्रुप में, टाटा सन्स को लेकर, उसके बाद काफ़ी ज़्यादा पिटाई हो गई। आज एक रिस्पाइट दिख रहा है सर, ये जो रिकवरी है टिकाऊ है, हम भी खरीदारी कर सकते हैं अगर नई खरीदारी करनी है तो सर? नहीं, देखिए, टाटा इन्वेस्टमेंट्स तो एक होल्डिंग कंपनी है, और इसका जो वैल्यूएशन है वो डिपेंडेंट होता है कि सारे इनकी जो कंपनीज है इन्वेस्टमेंट बास्केट में वो कैसे परफॉर्म कर रही है। नॉर्मली जब सारे ग्रुप के स्टॉक्स बढ़ते हैं तो डेफिनेटली इसका इम्पैक्ट इनके एनएवी पे आता है। और मुझे लगता है कि देखिए, इसका वैल्यूएशन तो मेरे ख्याल से आपको भी पता है कि होल्डिंग कंपनीज को नॉर्मली उनके इन्वेस्टमेंट वैल्यू पे 15-20% के डिस्काउंट से ही लोग देखते हैं। तो डेफिनेटली देखिए, शॉर्ट टर्म में तो ये बाउंस बहुत वैलिड है, क्योंकि अगर मार्केट बढ़ता है, इनकी ग्रुप कंपनीज के स्टॉक्स बढ़ते हैं, तो डेफिनेटली आपको एक शॉर्ट टू मीडियम टर्म में अपसाइड मिलेगा। बट मुझे लगता है कि इसमें भी थोड़ा सा टाइम आपको स्पेंड करना जरूरी है, क्योंकि देखिए, 1-2 दिन की बात नहीं है। अगर अगला 3-6 महीने में अगर मान के चले कि सारे टाटा ग्रुप कंपनी बहुत अच्छा काम करती है, वैल्यूएशन इंप्रूव होती है, तो डेफिनेटली इसमें कोई डाउट नहीं कि अच्छा वैल्यूएशन आपको टाटा इन्वेस्टमेंट में भी मिलेगा। बट ये उन्हीं लोगों के लिए जिनका नजरिया कम से कम 2-3 साल है, क्योंकि ऐसी कंपनीज में वैल्यूएशन आने के लिए थोड़ा समय लगता है, क्योंकि ये बेसिकली डिपेंड करती है कि इनकी ग्रुप कंपनीज कैसे मार्केट में परफॉर्म करें। तो कम से कम 2 से 3 साल का नज़रिया है, तो टाटा इन्वेस्टमेंट में भी आप अपनी पोजीशन बना के चल सकते हैं। एलटी फूड्स पर सर आपकी राय, सेल ऑफ के बाद जो आज एक रिकवरी है, क्या इस रिकवरी पे बेट करना चाहिए या फिर दूर रहें? नहीं, देखिए, मेरे ख्याल से चावल तो ऐसा चीज है जो एक अच्छा कंज्यूमेबल है, और मिडिल ईस्ट एक बहुत बड़ा मार्केट है। तो मुझे नहीं लगता है कि कोई बड़ी दिक्कत होगी। हालांकि देखिए, अभी कहना मुश्किल है, बट डेफिनेटली मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म ग्रोथ ट्रेजेक्टरी राइस जो कंपनीज है इंडिया की, इनके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि इंडियन राइस काफी पॉपुलर है मिडिल ईस्ट में। और जिस प्रकार से कंजम्पशन ट्रेंड दिख रहा है, मुझे नहीं लगता है इसमें कोई बड़ी दिक्कत होगी। तो एलटी फूड्स डेफिनेटली एक अच्छा वेल एस्टेब्लिश प्लेयर है, जिनके पास है वो होल्ड करे। फ्रेश खरीदारी के लिए मुझे लगता है कि थोड़ा समय रुके, क्योंकि जो मैटर अभी मैंने पहले भी कहा है कि पूरा मामला थोड़ा सा बिगड़ गया है, और कितने समय तक ये चलेगा नहीं चलेगा पता नहीं। बट हाँ, अगर गिरावट मिलती है तो डेफिनेटली जो हाई रिस्क वाले इन्वेस्टर है थोड़ा सा इनमें यहाँ पे इस प्राइस में एंटर कर सकते हैं। मतलब लंबी अवधि के लिए अगर आपको करना है तो थोड़ा रुक जाएं, अगर ट्रेडर हैं तो डिप्स पे खरीदारी की जा सकती है। हाँ, बिल्कुल। ठीक है, तो ट्रेडर्स के लिए अलग राय है और इन्वेस्टमेंट वालों के लिए अलग राय है। एक सर फोर्स मोटर्स पे भी आपकी राय दीजिए। अच्छा खासा करेक्शन इसमें हो गया, 25,000 के ऊपर भी चला गया था, अभी ये 21,000 के नीचे से रिकवर होकर 22,450 के आसपास फिलहाल ट्रेड कर रहा है। आज 5% के आसपास का अप मूव है। इसमें मूव्स बहुत स्विफ्ट आते हैं सर, क्या मान के चलें जो डाउनफॉल है या फिर जो गिरावट का दौर है वो खत्म हो चुका है, ये वापस 25,000 तक का सफर तय कर सकता है? हाँ, बिल्कुल पोटेंशियल तो है। देखिए संदीप, इस कंपनी की इक्विटी बेस बहुत छोटी है, लिक्विडिटी हाँ बहुत कम है, और इसी कारण से इस प्राइस में वॉलेटिलिटी और जो प्राइस मूवमेंट्स होते हैं वो बहुत ही सिग्निफिकेंटली ज्यादा होते हैं। तो जी। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अगर आपका नजरिया कम से कम 12-15 महीना है, तो डेफिनेटली थोड़ी सी पोजीशंस ऐड करिए, क्योंकि जिस प्रकार का वॉल्यूम ग्रोथ इन्होंने रिकॉर्ड किया है कमर्शियल व्हीकल्स में, उसके बाद ये ट्रैक्टर भी बनाते हैं, काफी हद तक एक्सपोर्ट भी करते हैं डाइमलर बेंज को। तो ये डेफिनेटली एक अच्छा स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है ऑटो सेक्टर में, और मेरे ख्याल से अप्रैल टू जून और जनवरी और मार्च के जो क्वार्टर्स के नंबर आएंगे वो मेरे ख्याल से स्टॉक को और रीरेट कर सकते हैं।
ठीक है, ओके, परफेक्ट है सर। एक बार ना आप डिफेंस स्टॉक्स पे भी आपकी मुझे राय दीजिए, स्पेशली डेटा पैटर्न जिस तरह से मजबूत हो रहा है आज के सेशन में, 3.5% के आसपास के गेंस हैं। ये पहले भी सर काफ़ी अच्छे गेंस आ गए थे इसमें। और डिफेंस स्टॉक्स में या फिर आईटी स्टॉक्स में बाद में बात करता हूँ। आईटी और डिफेंस दो ऐसे तबके हैं जो कि कमज़ोर बाजार में भी अच्छा रुझान दिखा रहे हैं, लेकिन जिस तरह की बिकवाली हुई पिछले 2 दिनों में, हाई लेवल्स पे इन स्टॉक्स में भी हमने देखा है कि जो मुनाफा वसूली है वो हावी हो जाती है। तो डिफेंस स्टॉक सर जो गिरावट हो रही है, क्या ये मौका दे रहे हैं? कुछ अच्छे नाम अगर आप बता सकें। नहीं, बिल्कुल देखिए, डिफेंस स्टॉक्स में तो तेजी रहेगी। हालांकि नॉर्मली जब कोई भी वॉर होती है तब डिफेंस स्टॉक्स लाइमलाइट में आते हैं। तो आई थिंक यहाँ पे अगर आप एचएएल की बात करें, भारत डायनेमिक्स है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स है, माजगांव डॉक है, तो आपने डेटा पैटर्न्स की बात की, तो देखिए लंबी अवधि के लिए अगर किसी का 1.5-2 साल का नजरिया है तो मेरे ख्याल से खरीदने के मौके आपको समझना चाहिए। क्योंकि देखिए ये अभी स्टॉक्स इतने बढ़ गए हैं कि शॉर्ट टर्म में तो मुझे लगता है कि एक ट्रेडिंग गेन आपको मिलेगा, लेकिन बड़ा पैसा आपको 1.5-2 साल के इंतजार के बाद ही मिल सकता है। बहुत सारी कंपनीज 1.5-2 साल की ऑर्डर बुक पे बैठी है। गवर्नमेंट भी एनकरेज कर रही है कि ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन इंडिया से हो। एक्सपोर्ट में भी डिफेंस के कंपनीज काफी अच्छा काम कर रहे हैं। तो नजरिया लंबा रखिए, और इसमें कोई डाउट नहीं कि शॉर्ट टर्म में तो ये कंपाउंडर का काम करेंगे। साल भर का कोई नजरिया लेता है तो 10-15% मैक्स टू मैक्स। बट अगर बड़ा गेन चाहिए तो मेरे ख्याल से 1.5-2 साल का टाइम फ्रेम आपको यहाँ पे रखना जरूरी है। 1.5 से 2 साल का सर। आपने एचएएल बोला, बीडीएल बोला, मझगांव डॉक बोला और डेटा पैटर्न्स बोला, और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। बीईएल, ठीक है, ओके। बीईएल तो इनफैक्ट हर एनालिस्ट के मुंह पर है सर, ये तो स्टॉक हर कोई पसंद करता है। तो आपका कम से कम 1.5 से 2 साल का नज़रिया होना चाहिए। डिफेंस स्टॉक्स में आपका पैसा बन सकता है। एचएएल, बीडीएल, बीईएल, मझगांव डॉक, डेटा पैटर्न जैसे स्टॉक्स पर आप चाहें तो फोकस करके चल सकते हैं। चलिए हम भी थोड़ा अपना फोकस शिफ्ट करते हैं। अब हम फोकस करते हैं दर्शकों के सवालों की तरफ, जो काफ़ी भारी मात्रा में हमारे साथ जुड़े भी हुए हैं और अपने सवाल भी हमारे साथ शेयर कर चुके हैं। एक बार जी शिपिंग दिखा दीजिए। मैंने आपको खबर दिखाई थी ना कि ये एक्सपेंशन कर रहे हैं, एक ड्राई बल्क कैरियर खरीदने की इनकी योजना है। 4.25% का मूव आप देखिए, आपको जी शिपिंग के स्टॉक में भी आज देखने को मिल रहा है। चलिए हमारे दर्शक जो अपने सवाल शेयर कर चुके हैं उनमें पहला नाम है ओमन शिव का। ये कह रहे हैं कि आज बाय करने के लिए बेस्ट एक स्टॉक अमंग नेटवेब टेक्नोलॉजीज, आइडिया फोर्ज, डेटा पैटर्न्स या फिर सीमैक। क्या वॉर से शिपिंग स्टॉक और डाउन जाएंगे? सर मैं इस सवाल वैसे आपसे कर चुका हूं, लेकिन इन 4 स्टॉक से जो इन्होंने बातचीत करी है, नेटवेब, आइडिया फोर्ज, डेटा पैटर्न्स और सीमैक, इनमें से एक या दो नाम जो कि आपको सबसे अच्छे लगते हो। नहीं, मुझे लगता है कि देखिए डेटा पैटर्न्स ऑलरेडी मोमेंटम पॉजिटिव दिखा रहे हैं। तो ट्रेडिंग के लिए देखिए आपको आपका मोमेंटम और आपका स्टॉप लॉस बराबर सेट करना है। क्योंकि देखिए ऑन अ डे टू डे बेसिस कहना मुश्किल है कौन सा स्टॉक हर दिन चलेगा। बट डेटा पैटर्न्स में जिस प्रकार से अभी प्राइस दिख रहा है, मेरे ख्याल से ये अच्छा विकल्प हो सकता है। क्योंकि जब तक वॉर का माहौल चलेगा तब तक मेरे ख्याल से ये डिफेंस स्टॉक्स में मोमेंटम जारी रहना चाहिए। ठीक है, तो मतलब इन 4 में से डेटा पैटर्न्स एक स्टॉक है जिसके ऊपर आप ज़्यादा फोकस करके चल सकते हैं। इसके अलावा कुछ और जो हमारे प्राइम मेंबर्स हैं उनके सवाल में अगर आपके सामने रखूं, तो उसमें ममराज सैन जी कह रहे हैं कि ये अमेरिका दादागिरी कब तक ऐसा अनुभव सहते रहेंगे? समझ नहीं आता है कि तेल पर कब्जा करना मकसद है, इससे दुनिया भर के देशों को लपेट कर रख दिया है। तो सर दिक्कत की बात तो है ही है। अब अमेरिका डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन हाँ इसराइल के साथ मिलकर जो इन्होंने किया है उससे सारी दुनिया को प्रॉब्लम में तो डाल ही दिया है। तो पोर्टफोलियो में लाल दिखता है तो सर ऐसी भावनाएं तो बाहर आती हैं। इस पर सर आप क्या कहेंगे, क्या राय देंगे जिनके पास बड़ी पोजीशन है, जिनके पोर्टफोलियो में देखकर उनको थोड़ी चिंता बढ़ रही है? अगर देखिए मुझे लगता है कि जिन चीजों के ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं होता है उस चीजों को हमको छोड़ना चाहिए मेरे ख्याल से। ज्यादा सोचने से देखिए आपकी जो सोचने की शक्ति है वो और कम हो जाती है। तो मैं कहूंगा कि थोड़ा सा इंतजार करिए। देखिए खराब समय हर वक्त रहता नहीं है। आई थिंक जो मार्केट की हालत है वो सिर्फ एक इन्वेस्टर सह नहीं रहा है। आई थिंक बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स है, फैमिली ऑफिसेज है, पीएमएस प्लेयर्स है, रिटेल निवेशक है, सबके पोर्टफोलियोज नेगेटिव है। तो ये एक डेफिनेटली एक यूनिवर्सल प्रॉब्लम है। बट जब मार्केट सुधरेगा और एफआईएस वापस इंडिया में बाय करने शुरू हो जाएंगे तब सारी ये बातें लोग भूल जाएंगे। तो आई थिंक समय ही सबसे बड़ा सोल्यूशन है। तो टाइम इन्वेस्टेड जैसे हम कहते हैं ना कि शेयर में टाइम इन्वेस्ट करके आप बैठिए और थोड़ा सा इंतजार करिए, वही आपको आगे सोल्यूशन देगा। ठीक है, ओके। तो थोड़ा सा टाइम देना होगा आपको, और जो चीज़ें हमारे बस में नहीं हैं
फिर उनको लेकर इतना ज़्यादा सोचना या फिर चिंता करना हमारे लिए ज़्यादा सही नहीं है। एक सुशील जी का सवाल ले रहा हूँ सर, कह रहे हैं कि मुझे आप एंट्री सजेस्ट कीजिए। सर सवाल देखिए इसी तरह से आ रहे हैं, कुछ स्टॉक्स हैं जो कि आपको अच्छे लेवल्स पर मिलने लगे हैं, अच्छे करेक्शन हो चुका है जिनमें, और जिनमें वैल्यू है, फंडामेंटल्स अच्छे हैं, वैसे कुछ सवाल आ रहे हैं। सुशील जी कह रहे हैं कि एक तो मुझे बताइए शैफलर इंडिया, दूसरा MTAR टेक, तीसरा है नेटवेब टेक्नोलॉजीज, अभी हमने पहले सवाल में भी देखा था, और चौथा है गरवारे हाईटेक। इन स्टॉक्स में से कह रहे हैं कि कोई एक स्टॉक बताइए जो कि एंट्री लायक अच्छा है। नहीं, मेरे ख्याल से देखिए, गरवारे हाईटेक की बात करें या टिपिकली नेटवेब टेक्नोलॉजी की बात करें तो कंपनीज बहुत बढ़िया है, लेकिन आपका नजरिया एकदम शॉर्ट टर्म होगा तो कहना मुश्किल है। बट अगर आपका नजरिया मीडियम टू लॉन्ग टर्म है तो डेफिनेटली इसमें एसआईपी करिए। देखिए, एक साथ पैसा मत लगाइए, 25% लगाइए और इसमें निवेशित रहिए। कम से कम 1.5-2 साल का टाइम फ्रेम आपको इन दोनों स्टॉक्स में आपको देना पड़ेगा। अच्छा, ठीक है, ओके। बहुत शुक्रिया आपका अविनाश सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। जिन भी स्टॉक्स को लेकर बातचीत हुई, चर्चा हुई है सर, उनमें कोई डिस्क्लेमर सर? हाँ, इनफैक्ट संदीप, हमारे जो भी स्टॉक्स हमने आपके शो पे आज बताए, हो सकता है हमारे क्लाइंटों को हमने वही स्टॉक्स बताए। पर्सनल लेवल पे मेरी कोई पोजीशन नहीं। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका सर, थैंक यू सो मच अपना कीमती समय आज हमारे साथ शेयर करने के लिए। विश यू अ वेरी गुड डे सर।